राजकुमारी मनोरमा बहुत ज़्यादा हसीन और सुंदर थी। जब वह विवाह के योग्य हो गई तो दूर दूर के राज्यों से उसके लिए विवाह के प्रस्ताव आने शुरू हो गए। एक दिन राजकुमारी मनोरमा जैसे ही राजमहल में प्रवेश करती है तो राजा महेंद्र ने पूछा, बेटी तुम कहाँ गई थी? मनोरमा ने बताया, पिताश्री मैं मंदिर में गई थी, लेकिन वहाँ एक तांत्रिक मुझे अजीब तरीके से देख रहा था। राजा ने कहा, उस तांत्रिक के विषय में हम बाद में बात करेंगे। मनोरमा मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपके लिए कई राज्यों से विवाह के प्रस्ताव आ रहे हैं। आपकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। अब मुझे आपके लिए एक योग्य वर ढूंढना है। तभी मंत्री जी कहते हैं, महाराज मेरे अनुसार राजा चंद्र के पुत्र राजकुमार लोकेश राजकुमारी मनोरमा के लिए उचित वर है। राजा चंद्र के पराक्रम के विषय में पूरा विश्व जानता है। उनकी तरह उनका पुत्र राजकुमार लोकेश भी वीर योद्धा है। साथ ही वह बहुत दयालु है। पूरी प्रजा राजकुमार लोकेश को अपना पुत्र मानती है। राजकुमारी मनोरमा राजा चंद्र के राज्य में बहुत आनंद और प्रसन्नता के साथ रहेगी। यह सुनकर राजकुमारी मनोरमा शर्मा कर अपने कक्ष में चली जाती है। राजा महेंद्र राजा चंद्र से जाकर मिलते हैं। उन्हें भी इस विवाह का प्रस्ताव स्वीकार होता है और राजकुमारी मनोरमा और राजकुमार लोकेश का विवाह निश्चित हो जाता है। राजा चंद्र अपने परिवार के साथ राजा महेंद्र के राज्य में जाने के लिए निकलते हैं। राजकुमार लोकेश 2 दिन के बाद आने वाला होता है। जब राजकुमार लोकेश जंगल के मार्ग से विवाह के लिए आ रहा था, तब एक तांत्रिक उसके सामने आ जाता है और कहता है, राजकुमार की जय हो। राजकुमार सुना है आप बहुत दयालु हैं। अपनी प्रजा के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा सुनकर राजकुमार कहता है, हाँ मैं अपनी प्रजा के सुख के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी प्रजा ही मेरे राज्य की धरोहर है। तांत्रिक पूछता है, तो क्या राजकुमार आप अपने हर प्रजाजन की इच्छा पूरी करते हैं? राजकुमार कहता है, हर प्रजाजन की हर इच्छा पूर्ण हो यह मेरे हाथ में नहीं है, परंतु हाँ मैं उसके लिए प्रयास अवश्य कर सकता हूँ। तांत्रिक कहता है, तो राजकुमार मेरी भी एक इच्छा है, एक विनती है आपसे, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। राजकुमार ने कहा, बोलो तांत्रिक क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का प्रयास करूँगा। तांत्रिक कहता है, छोटी सी इच्छा है राजकुमार, उसे आप बड़ी आसानी से पूरी कर सकते हैं। राजकुमार मैं जानता हूँ कि आप राजकुमारी मनोरमा से विवाह करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उनसे विवाह ना करें। आप तो इतने बड़े राज्य के राजकुमार हैं, आपको तो अन्य कोई भी राजकुमारी मिल जाएगी। यह सुनकर राजकुमार चौंक कर कहता है, यह क्या कह रहे हो तुम? क्या राजकुमारी मनोरमा में कोई खोट है? तांत्रिक ने कहा, नहीं, राजकुमारी मनोरमा तो सौंदर्य और बुद्धि का जीवंत उदाहरण है, लेकिन जिस दिन से मैंने राजकुमारी मनोरमा को देखा है मैं उन पर मुग्ध हो गया हूँ। मेरी दृष्टि से उनका चेहरा हट नहीं रहा। मैं राजकुमारी मनोरमा के साथ विवाह करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मेरी यह इच्छा पूर्ण कीजिए। यह सुनकर राजकुमार को क्रोध आ जाता है और वह तांत्रिक से कहता है, मूर्ख तांत्रिक, मैं अपनी प्रजा की इच्छा पूर्ण अवश्य करता हूँ, परंतु उनकी इच्छा उचित होती है। मेरे प्रजाजन तुम्हारी तरह कोई अनैतिक इच्छा प्रकट नहीं करते। मैं तुम्हारी यह इच्छा कदापि पूर्ण नहीं करूँगा। हट जाओ मेरे मार्ग से।
तांत्रिक बड़े ही रहस्यमय स्वर में कहता है, तो यह आपका अंतिम निर्णय है? राजकुमार कहता है, हाँ, और यदि आप यहाँ से चले नहीं गए तो मुझे आपकी हत्या करनी होगी। तांत्रिक ने कहा, हत्या तो तुम मेरी नहीं कर पाओगे राजकुमार, और ना ही राजकुमारी से विवाह है। विवाह तो मेरा ही होगा राजकुमारी मनोरमा से। ऐसा कहकर तांत्रिक हाथ में भस्म लेकर एक मंत्र बोलता है और वह भस्म राजकुमार के शरीर पर फेंकता है। उसके ऐसा करते ही राजकुमार एक बिल्ली में बदल जाता है और तांत्रिक उसे जंगल में छोड़ देता है। फिर तांत्रिक खुद अपना रूप बदलकर राजकुमार लोकेश का रूप ले लेता है और विवाह के स्थान पर पहुंच जाता है। राजकुमारी मनोरमा और लोकेश का विवाह धूमधाम से संपन्न हो जाता है और मनोरमा अपने ससुराल में आ जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन तांत्रिक, जो राजकुमार लोकेश के रूप में होता है, वह अपने मंत्री से कहता है, मैं चाहता हूँ हमारे राज्य के प्रजाजन जो नदी का जल हमारे राज्य की भूमि का उपयोग अपने कार्य के लिए करते हैं, वह हर मास उसका कर हमें दे। कर के स्वरूप में वह धन, अनाज, फल, सब्जी या वस्त्र कुछ भी दे सकते हैं। यह सुनकर मंत्री कहते हैं, परंतु राजकुमार, ऐसा तो हमारे राज्य में कभी नहीं हुआ। यह भूमि और नदी हमारी प्रजा की भी है, तो वह इसका कर क्यों दे? राजकुमार ने कहा, आज तक जो नहीं हुआ वह आगे भी नहीं होगा, यह आवश्यक तो नहीं। हमारी तिजोरी का धन हम प्रजा के लिए खर्च करते हैं, तो प्रजा का भी कर्तव्य है कि वो राजा के लिए कुछ करें। आप आज ही पूरे राज्य में यह घोषणा कर दीजिए कि आगे से हर वस्तु का उपयोग करने पर उसका कर भरना होगा। मंत्री प्रजा में कर की घोषणा करवा देते हैं। राजकुमार लोकेश के ऐसे निर्णय से पूरी प्रजा अचंभे में पड़ जाती है। एक दिन लोकेश खुद कर वसूलने जाता है, जहाँ एक फल वाला फल बेच रहा था। वह उससे कहता है, फल बेच रहे हो? फल वाला उत्तर देता है, हाँ राजकुमार, यही तो मेरी रोजी रोटी है। राजकुमार कहता है, शायद तुमने घोषणा के विषय में सुना नहीं। मैंने उस दिन घोषणा करवाई थी कि आप सभी को कर भरना है। फल वाला बोला, हाँ राजकुमार, घोषणा तो सुनी थी, परंतु फलों पर कैसा कर? देखो, यह फल तुम हमारे राज्य में उगने वाले पेड़ों से ही तोड़कर बेचते हो। अब तुम इससे धन कमाते हो, तो राजा को भी तो उसका हिस्सा मिलना चाहिए ना। फल वाले ने कहा, नहीं राजकुमार, यह फल मैं अपने बगीचे से लेकर आता हूँ। अच्छा, चलो तुम अपने बगीचे से लेकर आते होंगे, परंतु वह बगीचा जिस भूमि पर खड़ा है वह भूमि तो हमारी है, तो तुम्हें कर तो भरना पड़ेगा ना। फल वाले ने कहा, परंतु राजकुमार, अभी मेरे पास उतना धन नहीं है। राजकुमार ने कहा, कोई बात नहीं, तुम यह सारे फल हमें दे दो। फल वाले ने कहा, परंतु राजकुमार, सारे फल आपको दे दिए तो मैं क्या बेचूंगा, और अगर फल नहीं बेचे तो अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। फल वाले की इस बात पर राजकुमार लोकेश को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह फल वाले के सारे फल टोकरी से ज़मीन पर फेंक कर कुचल देता है और चला जाता है। बेचारा फल वाला अपने नुकसान को देखकर रोने लगता है। यह बात मंत्री तक पहुंचती है। फिर मंत्री सारी बात राजा चंद्र को बताता है। महाराज, राजकुमार के विषय में प्रजा में बहुत असंतोष फैल रहा है। जिस राजकुमार को प्रजा अपना पुत्र समझती थी, आज उसी प्रजा को राजकुमार से भय लगने लगा है। राजा चंद्र यह सुनकर कहते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि कुछ दिनों से राजकुमार लोकेश के स्वभाव में इतना बदलाव कैसे आ गया। मैं भी उसी चिंता में हूँ। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राजकुमार लोकेश राजा चंद्र से कहता है, पिताश्री,
मैं अपने पड़ोसी राज्य गोपालपुर में गया था। मैंने उनके साथ संधि कर ली। उनके राज्य के व्यापारी अब हमारे राज्य में आकर व्यापार करेंगे। यह सुनकर राजा चंद्र कहते हैं, क्या गोपालपुर? अरे, उस राज्य का राजा राम गोपाल तो बड़ा ही अधर्मी है, अपनी ही प्रजा का शोषण करता है। इसी वजह से हमने आज तक न उस पर आक्रमण किया और न ही उसके साथ संधि, और तुमने उसके साथ व्यापार की बात कर ली। इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले तुमने एक बार भी मुझसे विचार विमर्श करना आवश्यक नहीं समझा। राजकुमार ने कहा, इसमें आपसे चर्चा करने की क्या आवश्यकता है पिताश्री? मैं तो अपने राज्य का ही भला कर रहा हूँ। यदि दूसरे राज्य से व्यापारी यहाँ आएंगे तो हमें ज़्यादा लाभ होगा, हमारे राज्य में धन की वर्षा होगी। राजा ने प्रश्न किया, परंतु फिर हमारे राज्य के व्यापारी क्या करेंगे? अगर हमारे राज्य के लोग बाहर के व्यापारियों से वस्तु खरीदेंगे तो हमारे राज्य के व्यापारियों को कितना नुकसान होगा, इसके बारे में तुमने सोचा है? राजकुमार लोकेश ने कहा, मुझे प्रजा के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ अपने विषय में सोच रहा हूँ। यह सुनकर राजा चंद्र कहते हैं, राजकुमार लोकेश, तुम्हारा यह निर्णय कदापि स्वीकार नहीं है। आपकी स्वीकृति की मुझे आवश्यकता भी नहीं है पिताश्री। और राजा चंद्रसेन से गुस्सा हो जाता है और उन्हें कारागार में बंदी बनाने का आदेश देता है। जब यह बात मनोरमा को पता चलती है तो वह भी राजकुमार लोकेश से कहती है, यह क्या किया आपने? पिताश्री को बंदी बना दिया। आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? मैंने तो आपके विषय में सुना था कि आप बड़े ही दयालु हैं, परंतु आप तो एकदम विपरीत निकले। मैंने आपसे विवाह करके भूल कर दी। राजकुमारी मनोरमा की इस बात पर गुस्सा होकर राजकुमार लोकेश उसे थप्पड़ मारता है और चला जाता है। अगले दिन राजा महेंद्र अपनी पुत्री से भेंट करने के लिए पधारते हैं। उनके साथ एक योगीराज भी होते हैं। अपनी पुत्री की अवस्था देखकर वह मनोरमा से पूछते हैं, पुत्री, यह क्या? यह किस अवस्था में रह रही हो तुम? और महाराज चंद्र कहाँ है? मनोरमा बताती है, पिताश्री, इस निर्दयी मनुष्य के साथ आपने मेरा विवाह करवा दिया। इससे अच्छा होता कि मैं सदा के लिए आपके महल के किसी कोने में पड़ी रहती। फिर मनोरमा अब तक की सारी गतिविधियां राजा महेंद्र को बता देती है। राजसभा में राजा महेंद्र और योगी जी पधारते हैं। योगी जी लोकेश को देखते ही पहचान जाते हैं कि यह कोई असली राजकुमार नहीं, यह तो एक बहरूपिया है। वह उस समय कुछ नहीं बोलते। कुछ समय बाद योगी जी राजा महेंद्र, राजकुमारी मनोरमा और मंत्री को बुलाकर बताते हैं, आप सबको बहुत बड़ी भ्रांति हुई है। वह राजकुमार लोकेश नहीं, वास्तव में वह एक तांत्रिक है जो रूप बदलने की विद्या जानता है। उसने अपनी विद्या का उपयोग करके राजकुमार का वेश लिया है। यह सुनकर राजकुमारी मनोरमा अचंभित होकर कहती है, क्या इतना बड़ा छल? अर्थात मेरा विवाह एक तांत्रिक के साथ हुआ है? योगी जी कहते हैं, पुत्री, अब यह तो वह तांत्रिक ही बता पाएगा कि उसने तुम्हारे विवाह से पहले राजकुमार लोकेश का रूप लिया है या उसके बाद, परंतु वह तांत्रिक हमें सरलता से उत्तर नहीं देगा, अपितु हम सब पर ही आक्रमण कर सकता है। उसे परास्त करने के लिए उसकी विद्या का नाश करना होगा। राजा महेंद्र पूछते हैं, परंतु योगी जी वह कैसे कर सकते हैं? तो योगी जी बताते हैं, उसकी सारी विद्या उसकी एक अंगूठी में कैद है। यदि हमें वह अंगूठी मिल जाए तो मैं उस अंगूठी को मिटाकर उस तांत्रिक की विद्या का नाश कर सकता हूँ। राजा महेंद्र मनोरमा से पूछते हैं, पुत्री, तुम्हें उस अंगूठी के विषय में कुछ पता है? राजकुमारी मनोरमा कहती है, नहीं पिताश्री,
परंतु वह रोज रात को 12 बजे स्नान करते हैं और स्नान करते समय वह अपने सारे आभूषण बाहर निकाल कर रखते हैं। मुझे कई बार शक हुआ था कि यह रोज रात के 12 बजे स्नान क्यों करते हैं। मैंने उनसे पूछा भी, परंतु उन्होंने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। पिताश्री, मुझे संदेह है यह कहीं वही तांत्रिक तो नहीं जो मुझे मंदिर में मिला था। राजा महेंद्र कहते हैं, हो सकता है पुत्री, मुझे उस दिन ही तुम्हारी बात पर ध्यान देना चाहिए था, परंतु मैं उस दिन इतना प्रसन्न था कि मैंने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। योगी महाराज मनोरमा से कहते हैं, पुत्री, किसी भी प्रकार से तुम उस अंगूठी को प्राप्त करके मेरे पास ले आओ। मनोरमा कहती है, जी योगी महाराज, मैं प्रयत्न करती हूँ। रात हो जाती है और 12 बजते ही लोकेश मना तांत्रिक स्नान करने चला जाता है। मनोरमा छुपकर देख रही थी। जैसे ही तांत्रिक आभूषण निकाल कर रख देता है, मनोरमा अंगूठी उठा लेती है और योगी जी के पास ले आती है। अंगूठी को देखकर योगी महाराज कहते हैं, हाँ पुत्री, यह वही अंगूठी है जिसमें उस तांत्रिक की विद्या कैद है। यह कहकर योगी महाराज कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस अंगूठी पर गंगा जल डालने लगते हैं। जैसे जैसे अंगूठी पर गंगा जल गिर रहा था, तांत्रिक विद्या भस्म होने लगती है। तांत्रिक स्नान घर से बाहर आता है। जैसे ही पूरी अंगूठी भस्म हो जाती है, तांत्रिक की सारी विद्या का नाश हो जाता है और वह अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। खुद को अपने असली रूप में देखकर तांत्रिक चौंक जाता है। तभी योगी महाराज भी वहां पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं, अचंभित हो गए तांत्रिक, तुम्हारी सारी विद्या का नाश हो गया है, अब तुम्हें सब कुछ सत्य बताना होगा। तांत्रिक समझ जाता है कि अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। फिर हाथ जोड़कर कहता है, योगी जी, मैंने जिस दिन राजकुमारी मनोरमा को देखा, उसी दिन से मैं उन पर मोहित हो गया था। मैंने निर्णय ले लिया था कि राजकुमारी को मैं ही प्राप्त करूंगा। जब राजकुमार लोकेश विवाह के लिए जा रहे थे, तब मैंने अपनी विद्या का उपयोग करके उन्हें बिल्ली में बदल दिया और खुद उनका रूप लेकर विवाह मंडप में पहुंच गया। मैंने राजकुमार लोकेश का रूप धारण तो कर लिया, परंतु अपने लोभी मन में अंकुश नहीं लगा पाया। मैं सच में बहुत अधर्मी हूँ। मैंने राजकुमार लोकेश की छवि को मलिन किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तांत्रिक की बात सुनकर मनोरमा को बहुत दुख होता है। तांत्रिक की विद्या का नाश होने की वजह से असली राजकुमार लोकेश वहां आ जाता है। राजकुमार कहता है, योगी जी, इस तांत्रिक ने मेरे साथ छल किया है, अन्याय किया है, इसे आप दंड दीजिए। योगी महाराज कहते हैं, हाँ राजकुमार, हमें पता चल गया है, इसकी सारी विद्या का मैंने नाश कर दिया है। आज के बाद यह एक सामान्य मनुष्य की तरह ही जीवन व्यतीत करेगा। तांत्रिक हाथ जोड़कर राजकुमार से कहता है, राजकुमार, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपकी प्रजा और आपके पिताश्री के साथ भी दुर्व्यवहार किया है, परंतु अब मुझे अपने कर्मों का दंड मिल चुका है। मेरी विद्या ही मेरे जीवन का आधार था, अब मैं सामान्य बन चुका हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप राजकुमारी मनोरमा को स्वीकार करें और मुझे मुक्ति दें। योगी जी, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं वन में एक कुटिया में रहकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। राजकुमारी मनोरमा, मुझे क्षमा कर देना। राजकुमार लोकेश मनोरमा से कहता है, परंतु इतने मास आप भूल से ही सही, किंतु इस तांत्रिक की पत्नी बनकर रही है। आप दोनों का विवाह हो चुका है, इसलिए मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। मनोरमा भी कहती है, आप उचित कह रहे हैं राजकुमार, मेरा विवाह
इनके साथ हो चुका है, अब मैं आपकी नहीं हो सकती। योगी जी, मैं भी मेरे पति के साथ वन में जीवन व्यतीत करूंगी। आपके आशीर्वाद से हम दोनों अपना आगे का जीवन एक सन्यासी के रूप में व्यतीत करेंगे। मनोरमा का यह निर्णय सुनकर राजा महेंद्र को बहुत दुख होता है। एक राजकुमारी के भाग्य में वन की कुटिया आए, यह बात उन्हें मान्य नहीं हो रही थी। मनोरमा तांत्रिक के साथ वन में चली जाती है। राजकुमार लोकेश अपने पिता चंद्र को कारागार से मुक्त करता है और अपने राज्य की व्यवस्था करने में लग जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।